अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। तुर्की और सीरिया में ज़लज़ले से ख़तरनाक तबाही मची है। दोनों ही मुल्कों में अमवात का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 24,165 लोगों की मौत हो चुकी है। जख्मियों की तादाद 78,000 के पार हो गई है। अकेले तुर्की में ही 20,665 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया में 3,500 लोग मारे गए हैं। इस बीच तुर्की में मलबे से एक हिंदुस्तानी की लाश निकली है। उस शख्स का नाम विजय कुमार है और उम्र 35 साल बताई जा रही है। वो उत्तराखंड का रहने वाला था और 23 जनवरी को तुर्की गया था। कुमार की बॉडी मालिया शहर में 24 मंजिला होटल के मलबे से नीचे मिली है। अफराद खानदान ने कुमार के बाएं हाथ में बने टैटू को देखकर लाश की पहचान की है। कुमार की बीवी और 2 बच्चे हैं। वहीं इंडियन ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और शाम की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 10 फरवरी को हिंदुस्तानी फौज की टीम ने नुरदागी शहर से 1 साल की बच्ची को मलबे से 5 दिन बाद जिंदा बाहर निकाला था। साथ ही तुर्की के हताय सूबे में बनाए गए हिंदुस्तानी फौज के फील्ड अस्पताल में लगातार लोगों का इलाज किया जा रहा है। अभी तक वहां 106 लोगों को भर्ती किया गया। इसके पहले हिंदुस्तानी टीम ने 9 फरवरी को भी नुरदागी शहर से 6 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया था। अफगान लोगों में अपने खस्ताहाल मुल्क को छोड़ने की ऐसी होड़ मची है कि वो मौके की तलाश में रहते हैं। दरअसल अफवाह उड़ी कि तुर्की में जलजले के रिलीफ के कामों के लिए वॉलेंटियर्स बुलाए जा रहे हैं। देखते ही देखते हजारों लोग दीवार फांदकर काबुल एयरपोर्ट के अंदर जमा हो गए। इनमें से किसी के पास भी कोई लगेज नहीं था। सिक्योरिटी एहलकारों ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, फिर भी लोग जमा रहे। हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इससे मची अफरा तफरी की वजह से सैकड़ों लोग जख्मी हुए। गुजरात की सूरत में हफ्ते की रात जुम्मे की रात करीब 1 बजे जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 3.8 मापी गई। हालांकि इससे कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। गांधीनगर में वाक़ ISR के मुताबिक जलजले का मरकज सूरत से 27 किलोमीटर दूर था। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को 7.7 की शिद्दत का जलजला आया था। भुज और कच्छ में इस दौरान भारी तबाही हुई थी। 10,000 लोग इस जलजले की वजह से मारे गए थे। 2,000 लाशें तो 26 जनवरी को ही निकाली गई थी। इनमें भुज के एक स्कूल के 400 बच्चे भी शामिल थे। अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा था। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई थी। जमीयत उलमा हिंद का 34वां इजलास दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हो गया है, जिसकी सदारत जमीयत के सरबरा मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं। जुमे को जमीयत उलमा हिंद के सरबरा महमूद मदनी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों का मसला उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उतना ही महमूद का है जितना PM नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि तशवीशनाक है। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों का पहला मादर वतन है। ये कहना कि इस्लाम एक मजहब है जो बाहर से आया बेबुनियाद है। इस्लाम तमाम मजाहिब में सबसे कदीम मजहब है और हिंदी बोलने वाले मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान बेहतरीन मुल्क है। प्रोग्राम में मदनी ने इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज तकारीर में वाज़े इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इश्तियाल अंगेजी के वाक़यात के अलावा हालिया दिनों में हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया में इजाफा तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। उन्होंने अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने वालों के खिलाफ सजा का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि जमीयत उलमा के इजलास आम के दौरान यकसा सिविल कोड समेत कई मसाइल पर बातचीत की जानी है। इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद, नफरत अंगेज तकरीर, समाज में उनकी नुमाइंदगी का मामला भी उठाया जाएगा। सह रोज़ा ये इजलास इतवार के रोज इख्तिताम पजीर होगा। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना
ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए टैक्स रजीम से मिडिल क्लास को काफ़ी फायदा होगा, इससे उनके हाथों में ज़्यादा पैसा बचेगा। निर्मला सीतारमण ने मरकजी बजट 2023-24 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कस्टमरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में आज हिस्सा लिया। इस मीटिंग के बाद सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई टैक्स रजीम को लेकर ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीम्स के जरिए से इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनफरादी शख्सों को काफ़ी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में अकेले ही फैसला लेना चाहिए। मीटिंग और उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर फाइनेंस के साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण से रिपोर्टर ने सवाल किया कि अडानी ग्रुप के मामले में एक्सपर्ट कमेटी की तश्कील दी गई है या नहीं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूएस बेस्ट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद मार्केट में पैदा हुए हालात को संभालने के लिए इंडियन रेगुलेटर्स काफ़ी तजुर्बेकार हैं, वो अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं। रेगुलेटर्स को मामले की जानकारी है और वो हमेशा की तरह अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में तकनीक का ज्यादा रोल है, इसीलिए हम सभी मुल्कों से बातचीत कर रहे हैं। अगर क्रिप्टो को लेकर कोई गाइडलाइंस बनाना है तो क्या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस पर अमल किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो पर एक अकेला मुल्क कुछ नहीं कर सकता। इस पर G20 मुल्कों के साथ बातचीत जारी है। Good morning. Just wanted to ask you, ma'am, you brought a new scheme. Mic, take the mic. You brought a new scheme for income tax exemption up to 7 lakhs. So I was just wondering, ma'am, don't you think that class of people are the most vulnerable class? So who would need to be pushed to save, be savers, or look for a health insurance instead of just giving them that kind of a tax rate and allowing them to retain that money? What is this new step taken for the new tax regime which was brought in 2 years ago done effectively? It is effectively because of the way we've allowed for standard deduction and also the rates which have been fixed, tax rates which have been fixed for different slabs. What exactly has it done? It has actually left more money in the hands of the people, the taxpayers, right? The householder. So over and above what he pays as tax, the money left in his hands are for him to decide what he wants to do with it. Why should I underestimate the decision-making ability of a householder who takes care of his family, runs his family, takes care of future interests of the household? Saying you put your money here, I'll incentivize you to do it, but you may not want to put it there because I've not given incentive. Absolutely, I don't think it is necessary for the government to even induce any such measures or give inducements. A person who earns his money and who runs his household is wise enough to know where he has to put his money. He'll save, he'll cover with insurance himself and his family and everything else. That's up to him to make. So I've not discouraged him from doing anything. Nor am I, let's say, in the new regime, incentivizing him to do anything in particular. It's for him to take the call.
मरकजी हुकूमत लगातार टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही हैं और उसका नतीजा भी सामने आने लगा है। रवा माली साल यानी 2022-23 में 10 फरवरी 2023 तक हुए टैक्स कलेक्शन को देखें तो मुल्क के टैक्स पेयर्स ने अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स भरने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को मिलाकर मरकजी हुकूमत की मजमूई बजट का अंदाजा 91.39% डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो चुका है। वजारत मालियात ने हफ्ते के रोज जानकारी देते हुए बताया कि रवां साल 10 फरवरी तक इसका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 24.09% बढ़ा है। इतना ही नहीं, रिफंड को हटाने के बाद हुकूमत के टैक्स कलेक्शन में 18.40% का इजाफा देखा गया। आदाद शुमार के मुताबिक 10 फरवरी 2023 तक हुकूमत का ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15,67,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें से इनकम टैक्स रिफंड को हटाने के बाद इसका कलेक्शन 12,98,000 करोड़ रुपए रहा। इतना ही नहीं, यह हुकूमत के गुज़िश्ता बजट के टैक्स अंदाजे का जहां 91.39% है, वहीं डायरेक्ट टैक्स के तरमीम शुदा अंदाजे का ये 78.65% है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें मुंबई से साईनगर, शिरडी और मुंबई शोलापुर के लिए चलाई जाएंगी। इसके बाद महाराष्ट्र में वंदे भारत ट्रेनों की तादाद 4 हो जाएगी, जबकि मुल्क में अब जुमला 10 रूट पर ये ट्रेनें चल रही हैं। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद उन्होंने ये वीडियो अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया। कैप्शन दिया, हेलो अगेन मुंबई। इस मौके पर मोदी ने कहा कि आज मुल्क में मॉडर्न ट्रेन चलाई जा रही हैं, मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, मेट्रो और पोर्ट बनाए जा रहे हैं। मुल्क के बजट में भी इसी जज्बे को जाहिर किया गया है। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च किए गए हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दाऊदी बोहरा तबके के अल जामियातुस सैफिया अरबिक एकेडमी के कैंपस का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कैंपस अंधेरी के मरोल में बना है, जहां पीएम मोदी इस तबके के सरबराह सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन का हाथ थाम कर चले। इसे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने यहाँ मुखातिब करते हुए कहा कि मैं सैयदना के अफराद खानदान के 4 पीढ़ियों से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पीएम या सीएम नहीं बल्कि एक खानदान के फर्द के तौर पर आया हूँ। वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब
कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। आज देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू कर रहा है, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में दाऊदी बोहरा समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, निभाता रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में हैं। उन्होंने राधा किशोरपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने नौजवानों के सपने तोड़ दिए, इससे उन्हें अपनी रियासत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि रियासत में एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत बनेगी और त्रिपुरा में तेजी से तरक्की होगी। साथियों, भाजपा सरकार देश में कहीं भी हो जनजातीय समाज के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करती है। अटल जी की सरकार ने पहली बार आदिवासी समुदाय के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया। अब तो हमने आदिवासी विकास के लिए बजट को 5 गुना कर दिया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उसके मुकाबले 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का बजट इस बार जनजातीय समाज के लिए रखा है। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे त्रिपुरा के जनजातीय समाज को होने वाला है। साथियों, ये हमारी ही भाजपा सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों में कोक-बोरोक भाषा को एक विशेष विषय के रूप में शामिल किया है। आज इसे त्रिपुरा के सैकड़ों स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। भाजपा सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, उससे स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हुई है। अब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी स्थानीय भाषाओं में हो सकेगी। यानी मेरे गरीब आदिवासी भाई बहन का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना आसान से पूरा कर सकेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एसबीआई और एलआईसी का पैसा अपने दोस्त अडानी को गलत तरीके से दे दिया। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी का पैसा है जिसके डूबने का खतरा पैदा हो गया है। पार्लियामेंट में इस पर सवाल उठे, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने जवाब देना तो दूर, अडानी का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने झूठ और हरबों की तमाम हुदूद उबूर कर ली है। कांग्रेस सदर खड़गे हफ्ते को झारखंड के पाकुड़ असेंबली हल्के की गोमानी हाई स्कूल के मैदान पर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के आगाज के बाद अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस सदर ने कहा कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। रसोई गैस सिलेंडर तक भरवाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मुल्क में 71,000 स्कूलों को मोदी जी ने बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी बार बार गरीबों की बात करते हैं, लेकिन वो गरीबों को खत्म करने में मसरूफ हैं। खड़गे ने कहा कि हमने पार्लियामेंट में गरीबों की बात की तो हमारी तकरीर को गैर पार्लिमानी करार दिया गया। हम मुल्क में किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने दोस्तों के लिए काम कर रही है। खड़गे ने कहा कि रियासत झारखंड में हेमंत सोरेन की क़यादत में जो हुकूमत चल रही है उसने बड़े काम करके दिखाए हैं। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो मोदी जो दिखा देंगे कि हम उनकी मनमर्जी के खिलाफ हैं। झारखंड में इस मुहिम के आगाज को लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू। भाषण बहुत करते ना सबकी जबान के लिए। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, इसलिए कि हमारा बैंक का पैसा लूटा जा रहा है, LIC का लूटा जा रहा है, हर चीज का पैसा अदानी के पास जा रहा है। इसीलिए वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारो। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क में दाखिली सलामती मुस्तहकम हो गई है। हैदराबाद की सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में IPS प्रोफेशनल्स के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड से हफ्ते की सुबह खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर हालिया पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की। हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियों की क़यादत में मुल्क की पुलिस फोर्स ने एक ही दिन में PFI जैसी तंजीम के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। NIA वो NCB की तौसीह से नारकोटिक्स और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को काबू में करने में मदद मिली। दहशतगर्दी से मुतालिक जराइम, नारकोटिक्स और माशी जराइम पर नेशनल डेटाबेस के जरिए नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मुस्तहकम और हेड कांस्टेबल से लेकर DGP की सतह तक के तमाम पुलिस ओहदेदारों को टेक्नोलॉजी से लैस करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मिशन से पुलिस फोर्स मजीद मुस्तहकम हो सकेगी और आने वाले दिनों में किसी भी किस्म के चैलेंज का सामना कर पाएगी। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत के सरगर्म इक़दाम के नतीजे में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, शुमाल मशरिक में शोरिश पसंदी और मुल्क के बाज़ हिस्सों में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर काबू पाया गया। ये काम मुल्क में मजबूत सियासी अज़्म और सिक्योरिटी एजेंसियों के इस्तेहकाम के नतीजे में हो पाया। उन्होंने IPS प्रोफेशनल से ख्वाहिश की कि वो काबिल रसाई और जवाबदा बने ताकि मुस्तहकम पॉलिसी तैयार की जा सके। मित्रों, सिक्योरिटी का सिनेरियो बदल रहा है। थ्रेट पैटर्न जो पहले स्टैटिक्स थे आज डायनेमिक रूप में बदल रहे हैं। जियोग्राफिकल थ्रेट्स जो पहले थे, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, कम्युनल हॉटस्पॉट, इसकी जगह अब थीमेटिक थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। साइबर अपराध, डाटा का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर, ये सारे थीमेटिक थ्रेट्स को हमने इसका सामना करना है। सिंगल डायमेंशनल पुलिसिंग की जगह मल्टी डायमेंशनल पुलिसिंग भी अब हमने स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आतंकवाद, उग्रवाद और डे टू डे की पुलिसिंग के चैलेंजेस थे, अब मल्टी डायमेंशनल चुनौतियां हमारे सामने हैं। टेरर फाइनेंस, नार्को टेरर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको सुसज्ज रहना पड़ेगा। मित्रों, पुलिसिंग को सशक्त करने में आपके लिए गहरी चुनौतियां आगे आने वाली है। एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ेगी जिसमें देश के आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा, गरीबों के मानव अधिकारों की सुरक्षा, इन्वेस्टिगेशन को एविडेंस बेस्ड और फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस बेस्ड बनाना,
नारकोटिक्स और नारकोटिक्स के टेरर लिंक पर नकेल कसना, साइबर तथा फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे विषयों पर हमारा फोकस हमें बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, जब आप यहाँ से आज दीक्षांत होकर जा रहे हैं, तब मैं उत्तराखंड में पेपर लीक मामलों को कंट्रोल में करने के लिए एंटी कॉपिंग एक्ट का एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। गवर्नर ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जुमे के रोज उत्तराखंड के इस नए ऑर्डिनेंस पर मोहर लगा दी है। हुकूमत को उम्मीद है कि इससे आगे पेपर लीक जैसे वाकयात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस कानून के तहत अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने का मुजरिम पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही उसे 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइज तरीके से इम्तिहान मुनक्किद करने वाली इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कोई साजिश रचता है तो उसके लिए भी सजा का प्रोविजन रखा गया है। बता दें कि रियासत में मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक्स होने की वजह से वहाँ हालत काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। लगातार वहाँ तलबा इस पेपर लीक के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज भी उत्तराखंड में मुख्तलिफ मकामात पर तलबा ने एहतजाज किया। एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाहियों के खिलाफ डीजीसीए की सख्ती एक बार फिर मंजर आम पर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक डीजीसीए ने एयर एशिया पर 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना लगाया गया है क्योंकि एयर एशिया के पायलट प्रोफाइड माफ कीजिएगा एक नॉर्मल चेकिंग के दौरान उसूलों की खिलाफवर्जी के कसूरवार पाए गए हैं। इस मामले में एयर एशिया के 8 जांच एहलकारों पर भी 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही एयर एशिया के ट्रेनिंग हेड को 3 माह के लिए मुअत्तल करने का फैसला सुनाया गया। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में हफ्ते की दोपहर स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में लिक्विड आयरन की एक यूनिट में धमाका हो गया। इससे 10 लोग जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। सीआईएसएफ की फायर सर्विसेज की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालात अभी काबू में बताए जा रहे हैं। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन के धंसे से मुतासिर होने वाले लोगों का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। गुज़िश्ता 1.5 माह से तहसील अहाते में बैठे एहतजाज कर रहे लोग शहर की सड़कों पर हाथों में मशालें लेकर उतर आए और जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि जमीन के कटाव की वजह से उनकी इमारतों और जमीनों को नुकसान पहुंचा, लिहाजा उनका मुनासिब मुआवजा दिया जाए और मुस्तकिल बहाली की जाए। धरने पर बैठे लोगों का इल्जाम है कि हुकूमत इस मामले में गुज़िश्ता 1.5 माह से टाल मटोल कर रही है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।